मैं नोएडा में हूं और नोएडा को लेकर जो ज़मीन अधिग्रहण का मामला है वो आज से नहीं बल्कि दिल्ली के बाद जब नोएडा ग्रेटर नोएडा डेवलप हुआ है तभी से भूमि अधिग्रहण को लेकर लगातार सवाल उठते हैं और किसान ये कहते हैं कि उनकी ज़मीन तो ले ली जाती है लेकिन सरकार से वो हेल्प, वो मुआवजा, वो रकम नहीं दी जाती जिस पे किसान लगातार मांग करता है। और ऐसा माना जाता है कि अक्सर ब्यूरोक्रेसी और सरकार के फैसले और कानून में किसान पिस कर रह जाता है। आज बात करने के लिए मैं नोएडा में हूँ। नोएडा का बिशनपुरा गांव है। चौधरी रघुराज जी मेरे साथ मौजूद हैं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से आते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। चौधरी साहब, जैसे लगातार भूमि अधिग्रहण का मामला हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं नोएडा के अंदर, हमने भी 10 साल यहाँ बिताए तो हमने बहुत सी चीज़ें देखी जब भूमि अधिग्रहण को लेकर लगातार किसान मांग करते हैं और हम भी ये सुनते आ रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। वाकई में आपको लगता है कि किसान जब मुआवजा लेता है उसके बाद वो ये कह देता है कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, तो ये मुआवजा ज़्यादा लेने की प्रक्रिया होती है, ये कानून ही ऐसा है जिससे नुकसान होता है? पहली बात तो एक्विजिशन का कानून ही गलत है। दूसरा, मुआवजे की परिभाषा, मैं जो अपनी भाषा जानता हूँ, मुआवजा किसी की मदद के लिए जाता है, उसकी रोजी रोटी छीन के लिए नहीं जाता। सरकार का काम होता है लोगों को बसाना, उजाड़ना नहीं, तो सरकार उजाड़ रही है। तीसरा, यहाँ पर्टिकुलर एनसीआर में, खाली नोएडा की बात नहीं कर रहा हूँ, एनसीआर के हरियाणा के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी के 7 जिले हैं, अभी मुजफ्फरनगर रिसेंटली जुड़ा है तो मुजफ्फरनगर एनसीआर, राजस्थान का है, भरतपुर है, और 2 आसपास का एरिया, अलवर का एरिया, सब एनसीआर में आता है, और दिल्ली तो है ही है उसमें। इसमें डेवलपमेंट के लिए जो ज़मीन एक्वायर करनी थी वो भारत सरकार के एक कानून के तहत करनी है। उसमें रेजुलेशन पास हुआ था असेंबलियों से 85 में, और हरियाणा, यूपी, राजस्थान से मिला के उनको सब रेजुलेशन पास करने का पार्लियामेंट से कानून बना, एनसीआर है। अब ब्यूरोक्रेट इसको मानने को तैयार नहीं, पॉलिटिकल क्लास इसको मानने को तैयार नहीं, और जब लोगों को दिखता है कि पड़ोस में जाकर वो बेईमानी कर रहा आदमी है, उसको रात दिन चीटिंग करके पैसे कमा रहा है, जो किसान देहात में मरता रहता है, सोचता है यार उनके बच्चे भी सोचने लगे जब यही पैसे कमा रहे हैं तो हम भी ऐसे कमाएं। देखा देखी होता है जैसे डायनेस्टी है, बहुत बड़ा आदमी है कोई, और जैसी ड्रेस पहनता है तो नई जनरेशन ऐसी ड्रेस पहननी शुरू कर देती है, वो सिस्टम फॉलो करती है। सरकार का काम है खेती की तरफ लोगों को मोटिवेट करना, ना कि उजाड़ना। अब हमारे यहाँ तो सिस्टम ही दूसरा है। एनसीआर के हिसाब से मैं एक पर्टिकुलर नोएडा का उदाहरण देता हूँ, गुड़गांव कर देता हूँ। नोएडा में 5 लाख का शहर बसना है, और सूरजपुर और कासना के नाम से 2 सेंटर थे बस, जिससे कनेक्टिविटी बनी जाती है और एनवायरनमेंट ठीक रहता है। 5 लाख के बजाय यहाँ बना दिया 50 लाख से ऊपर का शहर, मल्टी स्टोरी पे मल्टी स्टोरी, मल्टी स्टोरी पे मल्टी स्टोरी, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर, अंडरपास, बाईपास। इसका जो लॉजिक नहीं है कोई भी। जितना फ्लैट कॉन्सेप्ट बन गया है उसमें 70% तो खाली पड़ा है, तो आगे फर्दर बनाने की जरूरत क्या है एक बार करने की। अब आप यहाँ चले जाइए, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुरादनगर, मोदीनगर, प्रतापपुर, कहीं एक जगह है, कहीं आपको खाली जगह नहीं मिलेगी। मेरठ क्रॉस करिए, मेरठ का बाईपास पर आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। जो एक्विजिशन एनसीआर एक्ट के हिसाब से होना चाहिए तो वो नहीं। अगर एनसीआर के एक्ट के हिसाब से तो डेवलपमेंट दुनिया देखने आती है हमारी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद ग्रेटर नोएडा के एक सीईओ थे, या यमुना का ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो कहीं फॉरेन कंट्री में गए पार्क देखने के लिए। अरे भैया चंडीगढ़ देख लो यार, चंडीगढ़ की प्लानिंग तो हिंदुस्तान में ही है, वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी अभी ख़त्म करने जा रहे हैं, FAR बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा गलत है। जो अगर हम डेवलपमेंट इसके विरोधी नहीं है, अगर आदमी साफ सुथरी जगह में ना रहे, बशर्ते खुला खुला सीवरेज से अपसेंटेज सिस्टम नहीं है आपके शहरों में, पानी नहीं है आपके शहरों में, तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि शहरों को पानी लाने के लिए जो सिंचाई की नहर बनी थी उनका पानी शहरों में आ रहा है, समस्या बाहर है। तो अब अगर यही डेवलपमेंट है तो विनाश की परिभाषा क्या है वो बता दो। तो फिर किसान को जो ये लगातार मांग होती है, जब किसान को मुआवजा मिल गया, या जैसे कि आप अपने गांव का भी छोटे पहले में बता रहे थे बिहाइंड द कैमरा, तो ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी? इसमें जो ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है, फ्लैट बनाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे एक ब्यूरोक्रेसी का मकसद ये है कि कैसे पैसे को अंदर किया जाए? जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली के अंदर फ्लैट खाली पड़े हैं, नोएडा में फ्लैट खाली पड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन एक्वायर करें, बिल्डर्स को दें, उसमें मोटा पैसे का लेन देन होता है। क्या ये काम चल रहा है? एक्चुअल में दुनिया में सबसे बड़ा, मैं देश की बात नहीं करूँ, दुनिया में सबसे बड़ा करप्शन लैंड में। एक जिले में एक कलेक्टर होता है, रेवेन्यू का मालिक होता है,
सर्किल रेट बढ़ाते बढ़ाते अब ज़मीन एक्वायर हुई 100-200 रुपये, 500 रुपये का, 400 रुपये का। हमारे यहाँ ₹1.25 से ₹3 का एक्वायर हुई है, ₹1.25 से ₹3 का। जी 80 में, 76 में, 76-75 के बाद लिमिट आया था और बेची उन्होंने उस टाइम 180 रुपये थी। किसानों को तो कुछ मिला ही नहीं बेचारों को, सीधे साधे लोग, तो एजुकेशन कम थी। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कि जब आपको गांव में के चारों तरफ सीमांकन कर दिया और बाउंड्री वाल बना दी, गांव को एक वो बना दिया फिक्स, जैसे जेल बना देते एक तरह, क्योंकि गांव के इंसान नहीं है, गांव के आदमी नहीं है। और जहाँ तक आप मुआवजे की बात कर रहे हो, आपने पतवाड़ी केस नाम सुना होगा। मैंने पतवाड़ी का एक हिसाब लगाया था टोटल गाँव का, पर फैमिली 3 लाख रुपए का एवरेज आया। आज के ज़माने में 3 लाख में क्या बनाओगे भाई? आपके पास 100 बीघे ज़मीन है, इनके पास 2 बीघे ज़मीन है, इनके पास 500 बीघे ज़मीन है। और गांव में लैंडलेस भी लोग हैं जो घरों में रहते थे, दूसरे खेतों में काम करते थे, उन्हें तो कुछ मिला नहीं बेचारों को। जो एक्विजिशन से भूमिहीन थे वो तो बिल्कुल जड़ खरोच बेरोजगार कर दिए इन्होंने, और जो खेती करते थे वो भी बेरोजगार कर दिए इन्होंने। और तीसरा, एक पहले खसरा खतौनी में नाम तो होते थे, पहचान तो आइडेंटिटी होती थी, वो भी खत्म हो गई। गांव के घरों को मालिकाना हक नहीं मिलता, मॉर्गेज परमिशन हमारे पास नहीं है। तो डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है, ये मैं नहीं समझ पा रहा। तो एक सवाल ये है कि अभी भी नोएडा के अंदर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का कि ज़मीन जो है ली जा रही है, लेकिन वो वैल्यू चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपको लगता है कि सरकार, चाहे जेवर की बात हो, सिकंदराबाद जो एरिया डेवलप हो रहे हैं, उनमें जो ज़मीन एक्वायर हो रही है, क्या किसान को सही मुआवजा मिल रहा है, या यहाँ पर भी सिर्फ एक चीटिंग ब्यूरोक्रेसी के द्वारा की जा रही है? ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से चीटिंग करती है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, आपका बागपत डिस्ट्रिक्ट, आपका मेरठ डिस्ट्रिक्ट, आपका मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट और 6 जिले को, 7वां जिला कौन सा हुआ? हापुड़। 7 जिले के कलेक्टर यही एक्वायर करते हैं ज़मीन। तो आप इनको बैठा लो और आमने सामने बात कर लें कि बता दें ज़मीन कैसे एक्वायर होगी। जब वो पढ़े लिखे हैं, कलेक्टर हैं, उनको तो पता होना चाहिए। और वो डेवलपमेंट की परिभाषा बता दें। रहेंगे नोएडा में, नौकरी करेंगे मेरठ में, रहेंगे नोएडा में, नौकरी करेंगे लखनऊ में। ये समस्या बाहर है। क्यों भाई? किसानों को, सरकार को मोटिवेट करना चाहिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। और ये एक सिस्टम जो बनाया, आप एक, मैं अन्यथा ना लें उसको, मैं उसको पॉलिटिकल रूप से नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ 80-85 करोड़ को बकौल सरकार के 5 किलो अनाज देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ सरकार कहती, भारत सरकार कहती है। 6,000 रुपये किसान निधि, किसान सम्मान निधि कहते हैं, किसान सम्मान निधि। तो हमारी औकात 6,000 रुपये की है, सम्मान निधि नहीं है। साल में हम जितनी कैबिनेट है वो 6,000 रुपये लेकर काम कर लो ना, 6,000 रुपये लेकर काम कर लो। 6,000 रुपये में अगर पेट भरता हो तो बता दूंगा। बेसिकली रोजगार किसान देता है देश को। आपके पास जमीन है, आपके पास 10 मजदूर काम करेंगे, जो गाँव में भूमिहीन है वो भी काम करेंगे, उन्हें भी रोजी रोटी मिल जाएगी। और जब जमीन एक बार हो जाएगी, जमीन खत्म हो गई आपके पास, तो ना आप उनको रोजगार दे पाओगे, वे भूखे और मर जाएंगे। 80-82-85 करोड़ तो 5 किलो अनाज में चले गए। 6,000 में 10-12-15 करोड़ को 6,000 में चले गए, तो 100 करोड़ से ऊपर तो भिखारी इन्होंने बनाई दिया। तो देश कहाँ तरक्की कर रहा है? डेवलपमेंट कौन सा हो रहा है? ये समझ से बाहर है। हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, ज़मीनें जो है लगातार एक्वायर होती जा रही हैं, खेती की ज़मीन कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो आने वाले समय में क्या ये चीज़ें और ब्लैक नहीं होंगी? पूरे देश में इंडस्ट्री से 10% रोजगार नहीं, कोई हिसाब बता दो। दूसरी चीज़, हाईवे बन रहे हैं। गडकरी जी कहते हैं कि टोल 60 किलोमीटर पर होना चाहिए। आप यहाँ से निकल जाओ और हापुड़ चले जाओ, अगुलावटी घूमना और इधर हापुड़ घूमना, 60 किलोमीटर तो आपको मुझे बता दें, दिल्ली के नज़दीक है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। और डे बाई डे रेट बढ़ा रहे हैं। आम आदमी उससे निकल नहीं सकता, बुकी भैंसे वाला निकल सकता, साइकिल वाला नहीं निकल सकता हाईवे पे। और लोकल कनेक्टिविटी जो उनसे होनी चाहिए गाँव की, वो ख़त्म है। तो आप खाली हाईवे पे घूम के क्या रोटी खा लोगे? दूसरी चीज़, आपके मुजफ्फरनगर में करना होता है, मैं तो अपने लोकल नज़दीक की बता रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में एक में करना होता है। शुगर मिल का फैक्ट्री ऑफिस खुला है नोएडा में। क्यों भाई?
आप वहीं खोलो ना यार उसको, इसकी यहाँ जरूरत क्या है आपको उन्होंने की? जब गन्ने से रिलेटेड काम वहाँ है तो यहाँ की क्या आवश्यकता है? अनबैलेंस तो इसीलिए तो हो रहा है। कॉल सेंटर है शहरों में, गुड़गांव में, नोएडा में है, 10वीं 12वीं के बच्चे काम करते हैं। अगर नेट की कनेक्टिविटी सब जगह दे दो, वहीं कॉल सेंटर हो, अपने घर का घर चला जाए, बच्चे बेरोजगार ना हो, अपना काम करा, अपने घर के घर पहुँच गया, अपने परिवार में रहेगा, शुद्ध खाएगा, शुद्ध पिएगा, ये 2.5 किलो धुआं तो ना खाएगा शहर में रहेगा। तो अगर यही डेवलपमेंट है तो भाई विनाश कैसा आएगा? किसानों को नाम पे अभी 1.5 साल बैठे रहे किसान, आपके सामने बैठ रहे हैं, 1.5 साल, 13 महीने 14 महीने बैठे रहे हैं, सारे बॉर्डर सील रहे हैं। क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? दूसरी चीज, रोजगार की परिभाषा को इंडस्ट्री से नापना महामूर्खता है, महामूर्खता है। आप गांव में छोटी छोटी दुकान है, अब मान लो आप देहाती आदमी है, कम पड़े लेकिन बहुत गांव में तो आप गांव में रहते हो तो अनाज में भी सामान देता हो, कुछ कबाड़ियों का सामान है, चप्पल जूते में भी सामान देता है गांव में, आप देख लें एवरेज, और कुछ पैसे भी लेकर देता है, कुछ मटर लिया, कोई गेहूँ लिया, कोई जौ लिया, उसके हिसाब से भी देता है। उस पर अगर वो जीएसटी का हिसाब लगाना बैठेगा तो साला मर जाएगा, तो हिसाब ही नहीं दे पाएगा, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। वो अनाज इकट्ठा करे, बाजार में किया था उसे। जीएसटी में तो वो मरा है, जीएसटी पे किसान मरा है, ट्रैक्टर लाओ, डीजल लाओ, खाद लाओ, बीज लाओ, पेस्टिसाइड लाओ, सब जीएसटी में मरा है। कॉर्पोरेट को फायदा हुआ जीएसटी से, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए बोलता नहीं है कोई भी। तो जब कॉर्पोरेट के हाथ में सत्ता होती है ना तो नीचे को उछलता नहीं। जमीन भी कॉर्पोरेट में ही है। अब उनके सामने वो एग्रीकल्चर की दिखाते हैं इनकम, कहाँ से आएगी जमीन उनके पास? हमारे यहाँ सीलिंग एक्ट है, उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ से ज़्यादा ले सकते हैं इनाम बाद में, इनके पास कैसे फालतू आ जाती है, कैसे लेते हैं? हमारी जमीन, हम बेनामी हो गए और वो नामदार हो गए। हमारे लिए डेवलपमेंट की परिभाषा ये तो है। और मुआवजा मरे हुए का दिया जाता, जिंदे का नहीं दिया जाता। 90% मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत आंकड़ा हो, 80-90%, 90%, 95% भी हो सकता है, जितनी देश की फोर्सेस हैं, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, बीएसएफ हो, सीआई सब एक्सवाइजेड, उनमें जितने सोल्जर से दीवान कहो या उसको कुछ और एक प्रमोशन का हो, कुछ भी कहो, सूबेदार कहो, एक्सवाइजेड, तो सब देहात के बच्चे भी जाते हैं। उनकी पेंशन खत्म कर दी, 4 साल के मरवाने के लिए कौन भेजेगा अपने बच्चों को? बताओ मुझे, खुद बोल नहीं रहा। अगर गुलामी करनी है तो भैया फिर झिक के गुलामी करो, फिर तो रास्ता ही नहीं ना कुछ भी। हमारा भाजपा से, मोदी से विरोध नहीं है, उनकी सोच से विरोध है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार तो उसने तो किसी को कर ली थी, लेकिन पेंशन अटल जी खत्म करके गए थे। लोग कहते नहीं है, लोगों के दिमाग में पेंशन तो अटल जी खत्म कर गए थे, उसको कोई बोलते नहीं है, जो कहते बहुत अच्छे, ठीक है करके। लेकिन जब देश गरीब था, जब तो पेंशन मिलती थी, जब देश गरीब था। आज मैंने एक बड़ा अच्छा किसी ने भेजा मुझे, उसने पूछा कि नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर बन गए, देश का सत्यानाश हो गया, सरदार पटेल बनते तो बहुत अच्छा होता। लेवल टॉप के पोस्ट पर किसी से ले सौरभ साहब, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर कब बने? 52 में चुनाव कब हुए? पहले 52 में। पटेल कब गुजरे? 50 में। लोग बहस करने लगते हैं, 50 में जो गुजर गया, 52 में चुनाव हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता? हम आर्गुमेंट उल्टा करते हैं, लोग सुनने को तैयार नहीं है। किसी से पूछ लो आप कोई काम, थॉट होना चाहिए डेवलपमेंट का। और मैंने जितना कहा है कि 7 जिलों के कलेक्टर बैठे हैं, इनकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जीटी है, हापुड़ डेवलपमेंट है, बुलंदशहर डेवलपमेंट है, मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आपका बागपत की है, ये सारे इनके बीच बैठ जाओ और ये डेवलपमेंट की परिभाषा बता दें। चलिए सर, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि अब आपने इतनी बातें बताई हैं, मैं ज़्यादा भूमि अधिग्रहण का जिक्र करूँगा, जिसमें आपने कहा कि 7 जिलों के कलेक्टर बैठ जाइए, या जितनी समस्याएं हैं, क्या शासन को ये बातें नहीं पता? सरकार को, सरकारें बसपा की भी रही, सपा की भी रही, अब बीजेपी की है, क्या इसको दोष देना सही है? सरकार कांग्रेस की भी रही है, देश के अंदर भी रही है, प्रदेश में भी रही है, तो क्या सिर्फ एक भाजपा को दोष देना सही होगा इसके लिए? क्या ये वो पार्टी दोषी नहीं जिन्होंने पहले सत्ता? मैं सबको दोष देता हूँ, मैं अपनी पार्टी को दोष देता हूँ।
मैंने इशू उठाया था 2012 में, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और अर्बन डेवलपमेंट कमलनाथ थे मिनिस्टर। तब मैंने पहले तो बोर्ड के मेंबरों को मेमोरेंडम दिया सब, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से मैंने PIL की, सुप्रीम कोर्ट से वो खारिज हुई। खारिज होने से उन्होंने कहा कि हम मतलब मुझे बड़ा अफसोस कि सब मतलब कहूँगा मैं कि चीफ जस्टिस TS ठाकुर, मैं अभी उनका एक वो स्पीच सुना था जम्मू कश्मीर की, तो मैंने PIL आती है उसको पढ़ना चाहिए। तो मुझे बड़ी हंसी छुटी यार, मैंने कहा ये चीफ जस्टिस रहे हैं, मेरी PIL बिगड़ पड़े यूनिवर्सिटी, हम टाउन प्लानर नहीं हैं, हम टाउन प्लानर नहीं हैं। अरे साहब हम तो ये करें जो कानून बना है संसद से विधानसभा तो उसे काम करा, इंप्लीमेंट करा, तो हम तो अपनी तरफ से कुछ कह नहीं है, टाउन प्लानिंग की बातें नहीं कर रहे। उसके बाद मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया, फिर मैं मेमोरेंडम भेजा सबको बोर्ड को। उस टाइम सुषमा स्वराज, अरुण जेटली लीडर अपोजिशन थे लोकसभा राज्यसभा में, उनको ही भेजा। मेरे पास आज तक कोई एक सिर्फ अशोक गहलोत के अलावा किसी का जवाब नहीं आया, किसी का भी। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट के बार के अध्यक्ष हैं केस के ऊपर, उनसे केस लड़वाया, कोर्ट में ऑर्डर हुए, कोर्ट केस जीते, कंटेम्प्ट में पड़े हैं, लेकिन आज तक कई साल हो गए कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं किया। आदमी थक हार कर बैठ गया, क्या करें, रास्ता क्या है? तो कोई रास्ता नहीं है आप सबके पास, सिर्फ क्या धरना प्रदर्शन राजनीति यही बचा है? यही बचा है। उसमें ये मेरा मोटिव ये कभी नहीं था कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलूँगा, जो गलत है तो गलत, किसी की भी हो, गलत है, उस टाइम हुआ गलत हुआ। उसके बाद लेकिन 30-32 साल से उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस है नहीं, हरियाणा में नहीं है, उसका भी मैंने विरोध किया, गलत है तो गलत है। राजस्थान में आई है, उसमें भी गलत है तो गलत है, उसमें दोनों सरकार रही है, बीजेपी की रही है, कांग्रेस की रही है, या बसपा की रही है, सपा की रही है, सबकी। मैं एक की बात नहीं कर रहा, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल क्लास, जुडिशरी, माफ़ करना, और आपका मीडिया तंत्र एक नेक्सस है, इसको तोड़ पाना बहुत ज़बरदस्त काम है। विरोध करना अलग, मैं अपनी बात कह देता हूँ, कह दूँगा, बरतूँगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कितना होगा और कितना लोगों में असर होगा वो डिपेंड करता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री ने पंचायती दिवस पे घोषणा की थी कि हम गाँवों के लोगों को मालिकाना हक देंगे 2020-21 में। उसके बाद UNO में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोला जाके इसी बात पर, और कोई एक सत्ताधारी पक्ष का एक भी व्यक्ति पूरे देश में किसी ने एक इस पर बयान नहीं दिया। अभी बराक ओबामा के खिलाफ तो खूब सबने स्टेटमेंट दे दिए, लेकिन मालिकाना हक के फेवर में एक भी स्टेटमेंट नहीं, किसी एक का भी नहीं है और किसी दल का भी नहीं है, एक सिवाय, मैं ये नहीं कह रहा आप उसको अन्यथा ना लें, राहुल गांधी ने बोला है, 2 ही आदमी है जिन्होंने बोला। उसने कहा सबसे बड़ा करप्शन नेट में है, अलॉटमेंट जमीन में है, वही हेरा फेरी है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि मान लो जब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं, आप कितने शोर मचाते रहो, जब हम 5 लोगों ने ठहरा लिया कि हमें बेईमानी करनी है, मरने तो घोषणा दो आपको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नीयत खराब है, हमें पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा और जनता जनार्दन को समझना पड़ेगा कि हम शहर में रह रहे हैं कि गाँव में रह रहे हैं, हम मालिक हैं कि नहीं है, क्या पोजीशन है क्या नहीं है। और ख़ासकर मैं आपके माध्यम से उत्तर भारत की नौजवान पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि एक्विजिशन के खिलाफ खड़े होइए, वरना आपकी जनरेशन भीख मांगेगी हिंदुस्तान में। लिख लीजिए आप, हम रहें ना रहें, लेकिन आने वाली पीढ़ी भीख मांगेगी, खाना नहीं मिलेगा। ये गलत पिक्चर है लोगों को कि डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा पूरा। आप अभी सहारनपुर से आए हो तो आपको कितने घंटे लगते हैं आने में? पहले सिंगल रोड थी तब भी कम टाइम लगता था, अब तो बहुत भी टाइम लगता है। हाईवे बेशक बन गए से, टोल पे 1 घंटा लग जाता है, एक टोल। फिर फास्ट ट्रैक का मतलब क्या रहेगा? टेक्नोलॉजी का मतलब साधन उपलब्ध कराना, टेक्नोलॉजी का मिसयूज करना। अब मिसयूज कार्ड हो ही जा सकता, झूठी बना कर वीडियो बना के भेजते हैं, कुछ का कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। और एक परसेप्शन ब्यूरोक्रेसी में और मीडिया में, सब आपको मुआवजा दे दिया 5 करोड़। अबे पूरे गांव को मिला 5 करोड़, एक आदमी को नहीं मिला। पूरे गांव का एवरेज लगाओ ना कितना मिला। गांव में 2 आदमी होंगे, 3 आदमी होंगे, 4 आदमी होंगे, 80%, 90%, 95% तो लोग छोटे काश्तकार हैं और भूमिहीन है। उनका क्या हुआ? उनके पास तो कुछ नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? तो सवाल नहीं आता कि डेवलपमेंट की परिभाषा को कंक्रीट के जंगल से नहीं लाना चाहिए, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ब्यूरोक्रेसी, खासकर ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी को भी कहता हूँ, उनको इंटरफेयर करना चाहिए। ये जो अवैध भूमि अधिग्रहण हो रहा है ये भी इनलीगल है। 20 साल से जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, 20 साल 2004 से बन रहा है और आज 23 हो गया, 19 साल हो गए, अभी बना नहीं है और ना बना अभी 20 साल। तो 2 पीढ़ी तो चली गई,
उस एयरपोर्ट का करेंगे क्या? उस एयरपोर्ट का हमारा क्या करेंगे बताओ मुझे। और मुझे अफसोस है, हमारे सांसद डॉक्टर भाई साहब मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्टर रहा है, जो आदमी MBBS डॉक्टर है, एनवायरमेंट मिनिस्टर रहा है, उस आदमी का स्टेटमेंट है कि साहब जेवर एयरपोर्ट बनने से ट्रैफिक स्मूथ होगा। भैया कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ की लेके आए हो भैया, हमें बता दो यार। यहाँ जेवर के तनकौर के दादाजी के लोग तो हवाई जहाज में जाने से रहे, जो जिस एंट्री हमारी, तो जब कार्गो होगा तो दिल्ली के लोग आएंगे, गुड़गांव के लोग आएंगे, जहाँ पैसे वाले लोग हैं वही संभालने जाएंगे, तो ट्रैफिक बढ़ेगा घटेगा? भाई जब आप इस सोच के व्यक्ति हो क्या करोगे, उसका कर क्या सकता है आदमी? लोगों का जनप्रतिनिधि उनके प्रति एक विश्वास भी कम हुआ है लोगों का, और भविष्य में भी कम होगा अगर यही पोजीशन रही। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील है कि एक्विजिशन ज़मीन का और ख़ासकर फर्टिलाइज लैंड का तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कहीं भी, एनवायरनमेंट के बिल्कुल खिलाफ है, अगली आने वाली पीढ़ी के लिए खिलाफ है, और भविष्य की पीढ़ी दर दर मारेगी, धक्के खाएगी, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। खेती में आदमी कम से कम रोजी रोटी खा कर शांति से जीवन को व्यतीत करता है। किताबी ज्ञान में और व्यवहारिक ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर। किताब में तो पढ़ के बता देंगे सब ये हो रहा है, लेकिन अगर किसी से ऐसा कर दो ना, बच्चे से आज पूछ लो कि 74 रुपये ले हो तो कहेगा 74 कितने होते हैं, उसे बताने पड़ते हैं 74। इस अंग्रेजियत से बाहर निकलो, नहीं निकलोगे पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी। 3000, 2500, 3000 अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में, हमारे लोग थे, हम ही पिटे। तो हमारी मानसिकता भी गुलामी की है, उसको निकालना पड़ेगा, और गुलामी से निकलने के लिए तो लड़ना पड़ेगा बिगड़ रही है। अगर डरोगे, बोलोगे नहीं तो खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रघुराज जी, आपने अपने कीमती समय दिया। तो ये थे रघुराज जी जिन्होंने, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।